ये पेट्रोल का चेहरा ही नहीं देखना हमको। हम तो इसको कब बंद करेंगे इसके पीछे लगे। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है, और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। अभी एथेनॉल वाली बात डाइजेस्ट भी नहीं हुई थी और आइसोब्यूटेनॉल का नाम आ चुका है। आप अभी भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से एडजस्ट कर रहे थे, माइलेज कम हुई, इंजन में प्रॉब्लम्स देखने को मिली, सर्विस सेंटर वाले बोले नया फ्यूल है, थोड़ा समय दो, देखते हैं। तभी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि अब डीजल में भी एक नया बायोफ्यूल मिलाया जाएगा, 15%। नाम है आइसोब्यूटेनॉल। ये क्या है, कैसे बनता है, और सबसे ज़रूरी सवाल, एथेनॉल से जो सबक मिले, क्या इनसे कुछ सीख मिली या एक के बाद एक नई पॉलिसी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं? क्या एक आम इंसान के पास वो रिसोर्सेज हैं जो इन पॉलिसी के चेंजेस से डील करने के लिए ज़रूरी हैं? आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. मारुति सुजुकी के एक इवेंट में यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड करने के बारे में सोच रही है। आइसोब्यूटेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, उसी फैमिली में जिसमें एथेनॉल भी आता है। एथेनॉल में 2 कार्बन एटम होते हैं, आइसोब्यूटेनॉल में 4। ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई, पर ये ज़्यादातर 3 जगह इस्तेमाल होता है। फ्यूल में मिलाया जाता है, पेंट और सॉल्वेंट्स बनाने में काम आता है, और केमिकल इंडस्ट्री में भी। फ्यूल के तौर पर देखें तो एथेनॉल से ज़्यादा एनर्जी देता है, पानी कम खींचता है, और पाइपलाइन में इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है। यही वजह है कि इसे एक बेहतर बायोफ्यूल माना जाता है। अब ये बनता कैसे है? पहला तो तरीका है पेट्रोकेमिकल से। जैसे पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, वैसे ये भी क्रूड ऑयल से बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका है बायो बेस्ड तरीका, यानी मक्का, गन्ना, गुड़ या एग्रीकल्चरल वेस्ट से। इसमें पहले इन चीज़ों में जो शुगर होती है उसे ब्रेक किया जाता है, फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस शुगर को फर्मेंट करते हैं और फिर आइसोब्यूटेनॉल बन जाता है, जैसे एथेनॉल भी बनाया जाता है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जो प्रपोजल रखा है उसके पीछे आइडिया है कि हम जो पहले से बन रहा एथेनॉल है उसी से आइसोब्यूटेनॉल बनाएं। सरकार कह रही है कि डीजल में 15% तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जा सकता है। एथेनॉल के मुकाबले ये इंजन पर थोड़ा कम अग्रेसिव होता है, यानी करोसिव कम होता है, माइलेज पर असर होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 15% ब्लेंड पर यह असर बहुत मामूली होगा। लेकिन अभी तक कमर्शियल स्केल पर टेस्टिंग नहीं हुई है, रेगुलेटरी क्लियरेंस नहीं मिला है, इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल क्वालिटी, ऑपरेटिंग कंडीशन, ये सब देखे बिना कोई पक्का नंबर नहीं दिया जा सकता। लेकिन इससे पहले ब्लेंडेड डीजल की बात हो, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानना ज़रूरी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, E10 से E20 तक का सफ़र तय हुआ। सरकार ने इसे एनर्जी सिक्योरिटी और किसानों की आमदनी से जोड़ा, और सही भी है। इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता कम करना भारत के लिए ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे लोकल सर्कल्स सर्वे के मुताबिक 2022 या उससे पहले खरीदी गई गाड़ियों में से करीब आधी गाड़ियों के ओनर्स ने कहा उनकी माइलेज कम हुई है, वो भी 10 से 20% तक। एक आम इंसान पेट्रोल पंप से लेकर घर तक का हिसाब रखता है। 10 से 20% माइलेज कम मतलब हर महीने पॉकेट बर्न होना। फिर इंजन का सवाल, एथेनॉल हवा से नमी खींचता है, इससे फ्यूल सिस्टम में फेज सेपरेशन हो सकती है, यानी पानी और एथेनॉल का अलग होना। इसका क्या रिजल्ट होता है? इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत, रफ आइडलिंग, इंजेक्टर चोक होना, पावर कम लगना, ये सब। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि एथेनॉल रबर पाइप, गैस्केट और सील्स को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार का जवाब है कि नई गाड़ियां E20 कंपैटिबल हैं। नई गाड़ियां, देखिए इंडिया एक मिडिल क्लास देश है और कार खरीदना एक लग्जरी। इतने सारे लोग सालों की EMI पर गाड़ी खरीदते हैं। घर में गाड़ी आने वाले दिन दोस्तों को मिठाई खिलाते हैं। लोग कम से कम 10 साल तो उसको चलाने की सोचते ही हैं। अब पेट्रोल बदल जाएगा तो क्या गाड़ी नहीं खरीदने? क्या इंजन और माइलेज की प्रॉब्लम अभी जिन गाड़ियों में हो रही है, क्या उसे एड्रेस किया गया है? ये पूछना जरूरी है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। बात एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में एक अपडेट की भी कर लेते हैं। हाल ही में दिल्ली के पूसा रोड पर पहला E85 फ्लेक्स फ्यूल पंप लॉन्च हुआ। E85 यानी 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिक्स, इसे फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। कीमत है 82.12 रुपए पर लीटर, जो E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए सस्ता है। पंप इसलिए लॉन्च हुआ है क्योंकि वो नॉर्मल पंप में नहीं डल सकता और न ही अभी जो गाड़ियां हैं उसमें। मारुति सुजुकी ने 4 जून को ही पहली ऐसी गाड़ी लॉन्च की है जो 85% एथेनॉल वाले पेट्रोल पर चल सकती है। सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां ही इसे चला सकती हैं जिनके इंजन, फ्यूल सिस्टम, सेंसर्स सब कुछ खास तरीके से बनते हैं।
तो क्या अब आने वाले टाइम में फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां खरीदनी होंगी या फिर ईवी खरीदनी होगी, और जो पुरानी गाड़ी खराब हो रही है उसका क्या करना है? कंफ्यूजन तो रियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हिसाब लगाना भी ज़रूरी है। अभी पूरे देश में E85 का एक पंप है, पूसा रोड दिल्ली में। सरकार का प्लान है कि दिल्ली NCR और मुंबई पुणे नागपुर कॉरिडोर में पहले 50 से 100 स्टेशन बनाए जाएंगे। 2026 के एंड तक 500 आउटलेट्स और 2027 के एंड तक 5000, मतलब 5000 आउटलेट्स 2027 के एंड तक E85 वाले पंप्स बना दिए जाएंगे। ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग है। आइए एक्सपर्ट को सुनते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। तो मात्र एक आध पेट्रोल पंप सेटअप करने से मुझे लगता है बात नहीं बनेगी। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि लोग E85 पर आए, जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें ब्राजील का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो ब्राजील में जो परिस्थितियां हैं वो भारत से फर्क है। वहां पर लैंड अवेलेबिलिटी, क्रॉप अवेलेबिलिटी भारत से ज्यादा है। तो क्या पहली बात हम इतना एथेनॉल प्रोड्यूस कर पाएंगे? यानी कि भारत व्यापी अगर हम E85 के पेट्रोल पंप सेट कर दें और इन गाड़ियों का भी प्रचलन बढ़ा दें, यानी कि कंपनियां ऐसी गाड़ियां लाने लग जाएं और लोग खरीदने भी लग जाएं, तो क्या इतना एथेनॉल हम सामने ला पाएंगे? पहला ये सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या किसान अपनी फसल को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे? देखिए, सरकार ने E20 वाला टारगेट समय से पहले पूरा किया और ये एक सफल कदम माना जाता है। इसका एक बड़ा कारण था E20 के लिए न अलग नोजल चाहिए न अलग गाड़ी, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो जाता है, इसीलिए ट्रांजिशन आसान रहा। E85 के लिए गाड़ी और पंप दोनों अलग चाहिए और दोनों ही अभी नहीं है। एक नंबर देखते हैं। ORF की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 30% EV पेनिट्रेशन के लिए भारत को करीब 13 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस चाहिए, जो अभी जो नंबर है उससे 40 गुना ज़्यादा है। लंबे टाइम से चार्जिंग स्टेशन को लेकर बातें चल रही हैं। ये आपने देख लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बना है, किस तरीके से नहीं बना। तो फिर क्या इतनी जल्दी E85 का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना रियलिस्टिक है? और अगर बन भी जाता है तो क्या लोग जल्दी से नई गाड़ियाँ लेके इसे अडॉप्ट कर लेंगे? ये कहना अभी मुश्किल है। इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता कम करना इंडिया के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या नई पॉलिसी लाने से पहले हम तैयार हैं? क्या सिटीजन्स को जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है? नई पॉलिसी के साथ इन सवालों के जवाब भी देना ज़रूरी है। अब आते हैं आज की अगली खबर पर। सेंसेक्स आज 73,524 पर क्लोज हुआ, करीब 1% नीचे, और निफ्टी 50 भी 23,123 पर क्लोज हुआ, करीब 1% नीचे। मार्केट की वैल्यूएशन से करीब 5 लाख करोड़ की वैल्यू खत्म हो गई। सबसे बड़ी वजह है वेस्ट एशिया में बढ़ती टेंशन। अब लोगों को डर है कि कहीं लड़ाई फिर से ना भड़क जाए। जब दुनिया में किसी भी बड़े इलाके में तनाव बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं। आपको पता ही है LPG, LNG, क्रूड ऑयल, इस सब की सप्लाई मार्च से किस तरह इफेक्ट हुई है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इससे असर भी पड़ा है। इसी डर का असर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के दूसरे मार्केट्स में भी देखने को मिला। साउथ कोरिया का शेयर मार्केट करीब 9% टूटा। जापान का मार्केट भी 3% से ज़्यादा गिर गया। दूसरी वजह इसकी है IT शेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज किसी AI की डर की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि प्रॉफिट अच्छा बन रहा था तो सेल ऑफ अच्छा हुआ। अमेरिका का जो टेक हैवी नैस्डैक है, जो इंडेक्स है, वो पिछले हफ्ते करीब 5% गिर गया। इसका TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, इन जैसे शेयर्स में भी अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिला। तीसरी वजह है अमेरिका का जॉब्स डेटा। जॉब्स डेटा मतलब ये बताता है कि इस महीने या इस क्वार्टर में कितनी ज़्यादा नौकरियां बनी। हाल ही में वहाँ का जॉब्स डेटा आया जो उम्मीद से काफ़ी बेहतर था। सुनने में ये खबर अच्छी लगती है कि जॉब ज़्यादा क्रिएट हुए अमेरिका में और उसका भारत पर क्या असर, लेकिन मार्केट्स के लिए खबर थोड़ी उल्टी पड़ती है। वजह यह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत चल रही है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर है। तो जब ग्रोथ चलती रहती है तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपनी इंटरेस्ट रेट चेंज करे ऐसा मुश्किल है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों पर अच्छा रिटर्न मिलता है, और अगर आपको बॉन्ड जैसी जगह पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो आप शेयर बाजार में रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? ये भी एक रीज़न होता है कि शेयर मार्केट में गिरावट आती है। तो जब तक US-ईरान वॉर को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहती है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। रिटर्न्स या लॉसेस किसी के बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।